हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। लास्ट क्लास में हमने कांग्रेस का प्रारंभिक अधिवेशन और कांग्रेस का कैसे उसका विकास हुआ इसके बारे में हमने देखा था। कांग्रेस के अधिवेशन में हमने देखा था कि पहला अधिवेशन कब हुआ, अध्यक्षता किसने की, कुल। तो फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि पहला अधिवेशन जो हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। होना था पुणे में लेकिन हुआ मुंबई में, क्योंकि पुणे में प्लेग फैल गया था। उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी वमेश चंद्र बनर्जी ने की। कुल प्रतिनिधि 72 भाग लिए थे, जिसमें 2 मुस्लिम थे। सचिव A.O. ह्यूम थे। कौन शामिल नहीं हुआ था पहले अधिवेशन में, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कौन विरोधी था कांग्रेस का, तो सर सैयद अहमद खां। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग दूसरा अधिवेशन के बारे में, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, जो भी इम्पोर्टेंट उससे फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा अधिवेशन देख लेते हैं। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ? दूसरा अधिवेशन आपका हुआ 1886 में। ठीक है, 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की। और एक कथन इसमें कहा था दादा भाई नौरोजी ने कि राजा जनता के लिए बने हैं, ना कि जनता राजा के लिए। यानी इंग्लैंड सरकार को दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आप हमारे लिए हैं, हमारे अच्छाई के लिए काम करें, ना कि आप अपने अच्छाई के लिए अपना भला सोचें। दादा भाई नौरोजी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन यानी कि ब्रिटिश लोकसभा सीट से वो चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। और इन्होंने 1892 में चुनाव जीता था। तो किस पार्टी से जीता था? जैसे भारत में होता है ना, बीजेपी या जेडीयू के पार्टी से या आरजेडी के पार्टी से, तो वैसे ही उन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनकर गए थे। चलिए अब मूव करते हैं तीसरे अधिवेशन पे। तीसरा अधिवेशन जो है कब हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन आपका हुआ था 1887 में। कहाँ? मद्रास में। अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो क्वेश्चन पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो यही बदरुद्दीन तैयब जी थे। और तीसरे अधिवेशन 1887 में जो कि मद्रास में होता, उसमें अध्यक्षता की। ये पहला अधिवेशन था जो जन साधारण के चंदे से हुआ था। इससे पहले जो अधिवेशन था अपना पैसा उन लोग जो सदस्य थे वही कलेक्ट करके और उसी से अधिवेशन संपन्न होता था, लेकिन ये जनता के पैसे से कलेक्शन हुआ और मीटिंग हुआ। क्षेत्रीय भाषा में भाषण हुआ, मतलब जो लोग जो लोकेलिटी से बिलोंग करते थे उस लैंग्वेज में अपना अधिभाषण दे सकते थे। जैसे कोई भोजपुरी है, मैथिली है, गुजराती है, तमिल है, वो अपना अपना लैंग्वेज। नहीं तो इससे पहले इंग्लिश में अधिवेशन होता था या हिंदी में कोई देता था। सरकार की आलोचना की गई, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी ताकि लोग जो है सरकार को ना थोपे और अपना गुस्सा सरकार पे ना निकालें, और उसके बजाय अपना गुस्सा जो है कांग्रेस के अधिवेशनों में ही निकालें, जिससे कि सरकार लंबे समय तक चल सके। लेकिन 1887 के अधिवेशन में सरकार की आलोचना हुई, जिससे A.O. ह्यूम को बहुत ये फील हुआ कि जिस उद्देश्य से मैंने इसे बनाया था कि मेरे सरकार की आलोचना ना हो, वहीं पे आज ये आलोचना करने पे तुली है। तो A.O. ह्यूम को सोचना पड़ा और आर्म्स एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका ह्यूम ने विरोध किया। अब आते हैं चौथे अधिवेशन पे। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। तो सरकार ने तो बहुत असफल बनाने का कोशिश किया, क्योंकि A.O. ह्यूम जिस उद्देश्य से बनाए थे वो उद्देश्य में वो पूरा नहीं हो सके थे, बल्कि उसके विपरीत अब लोग जो है A.O. ह्यूम समझने लगे थे कि कांग्रेस अब हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। तो इस असफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी चौथा अधिवेशन हुआ। और राजा दरभंगा, जो दरभंगा के राजा थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी डोनेशन दिया, जिसके फलस्वरूप चौथा अधिवेशन हो चुका। इंपॉर्टेंट है ये कि चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए। ठीक है, उसके बाद नोट देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन हुआ। ब्रिटिश समिति का इसलिए गठन हुआ क्योंकि भारत और अंग्रेज़ों के बीच का जो मित्रता था वो अब ख़त्म होने लग रहा था। अब उनमें कटुता आने लगी थी। तो इसको जो कि
नरमपंथी नेता थे, वो चाहते थे कि इंग्लैंड के साथ मित्रत्व व्यवहार बना रहे ताकि वो हम लोग पर उदारता दिखा सकें, लेकिन ऐसा जो है भंग होने लगा था। तो इसी को फिर से लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का गठन जून 1889 में हुआ और इसके अध्यक्ष डिग्बी थे। ये याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। अब आते हैं 5वां अधिवेशन। ज़्यादा अधिवेशन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को डिस्कस करेंगे। 5वां अधिवेशन 1890 में बम्बई में हुआ। विलियम वेडरवन, आपको याद होगा विलियम वेडरवन कौन थे, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि विलियम वेडरवन ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे। पहली बार 10 महिलाओं ने भाग लिया और 21 वर्षीय मत अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ कि हम लोग मत देंगे। डफरिन ने कहा था, आपको कल ये भी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो डफरिन था। और उस समय वायसराय हुआ करते थे, गवर्नर जनरल का पोस्ट तो ख़त्म कर दिया गया था, तो वायसराय डफरिन था। और डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों की संस्था कहा। मुट्ठी भर लोगों की संस्था इसलिए कहा क्योंकि कुछ गिने चुने ही नरमपंथी नेता कांग्रेस में थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की ताकि ब्रिटिश जनमत के सामने भारत का सही चित्रण हो सके। यानी दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की ताकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश की जनता जाने कि ब्रिटिश सरकार भारत के जनता पे किस तरह व्यवहार करती है। उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनसे 18 घंटे 20 घंटे काम करवाया जाता है, मजदूरी नहीं दिया जाता, उन्हीं का सामान यहाँ से ले जाकर ब्रिटिश में ऊंचे दामों पे बेचा जाता है। काफ़ी दयनीय स्थिति है। इन सबको उन्होंने ब्रिटिश जनता के आगे रखने का लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। अब थोड़ा देखते हैं कि नरमपंथी नेताओं की रणनीति क्या थी। तो नरमपंथी, इसी से आपको पता चलेगा कि नरमपंथी और गरमपंथी में क्यों विभाजन हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन में 2 पार्ट में बंट गया। तो नरमपंथी की रणनीति थी आवेदन प्रतिवेदन की, यानी ये लोग आवेदन देते थे अंग्रेज़ सरकार को कि फलाना जगह पे ऐसे व्यवहार किया जा रहा है तो आप कृपया करके टैक्स ना लें या टैक्स की दर कम करें। इस तरह से सिर्फ आवेदन देके, कोई गुस्सापन नहीं था और कोई जो व्यवहार में थोड़ा कड़ापन होना चाहिए वो नहीं था नरमपंथियों के। ब्रिटिश शासन विरोधी नहीं, बल्कि वो कहते थे नरमपंथी नेता कि ब्रिटिश सरकार जो है वो सही है, सिर्फ उसके कर्मचारी ही दोषी हैं भारत में इस तरह की दुर्दशा के भारत की वास्तविक स्थिति से जनमत को परिचित कराना चाहते थे। ये चाहते थे उदारवादी नेता कि हम इसी तरह से भारत को आज़ाद करवाएंगे, आवेदन प्रतिवेदन देंगे, ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बोलेंगे और भारत का जो वास्तविक स्थिति है इससे इंग्लैंड की जनता को हम लोग परिचित करा देंगे ताकि वहाँ की जनता सरकार का विरोध करे, ब्रिटिश सरकार का, और वो मजबूर हो के इंडिया छोड़कर जाने पे मजबूर हो। भारत को एक राष्ट्र के रूप में, भारत में उस समय जो था राष्ट्रवादिता की भावना नहीं थी भारतीयों में, क्षेत्रवादता बहुत ज़्यादा था। तो वो लोग चाहते थे उदारवादी के सबको एकजुट करके राष्ट्रवाद की परिभाषा इनके मन में डाला जाए ताकि एकजुट होकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ सके। और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया उदारवादियों ने ताकि पश्चिमी शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे तो हम में और इंग्लैंड वालों में बराबरी होगी और हम उनसे डटकर मुकाबला कर सकेंगे। ठीक है। तो कुछ नरमपंथी नेताओं के नाम आप देख लीजिए, आगे के लेक्चर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आप इनको लाइन वाइज और किस तरह से साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है उस तरह से पढ़िए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। ये कंटिन्यू हमारा क्लास चलेगा जब तक कि एग्ज़ाम बिहार टीचर का नहीं हो जाता। तो अब दादा भाई नौरोजी से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी एक समाज सुधारक के रूप में बहुत तरह से दादा भाई नौरोजी ने देश के विकास के लिए कार्य किया। एक समाज सुधारक के रूप में, एक आर्थिक सलाहकार के रूप में, एक राजनेता के रूप में, हर तरह से। तो अगर समाज सुधारक के रूप में बात करें तो इन्होंने रहनुमाए मजराए शान की स्थापना की थी 1851 में। और ये जो था ये पारसी समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से किया था। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था रस्त गुफ्तार। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रहनुमाए मजराए शान की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1851 में। रस्त गुफ्तार किसकी रचना है? तो दादा भाई नौरोजी के। अब एक अर्थशास्त्री के रूप में देखते हैं दादा भाई नौरोजी को।
तो 1867-68 में पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी, और उस समय भारत की आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताया था। फिर इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नेता कौन थे, किसने लिखा था, तो दादा भाई नौरोजी ने। अब कल हम एक राजनेता के रूप में दादा भाई नौरोजी को पढ़ेंगे, और दादा भाई नौरोजी के अलावा ये यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सबके बारे में करेंगे। उसके बाद उग्रवादी नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सब के बारे में भी जो फैक्ट है, उनकी जो बुक्स हैं और उन्होंने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में ही करेंगे। स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। सारा कुछ जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है वो कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको SCERT का जो बुक्स है साइंस का और ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, उसको भी कवर किया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, और चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।